बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं अड़ी। और तब जबकि ये कहा जा रहा है कि संधि की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे में ईरान का क्या हाल है, वो कितना तैयार है और पहले जहां जहां विध्वंस हुआ था उन जगहों से क्या रिपोर्ट है? क्या वहां पुनर्निर्माण तेजी से चल रहा है, पुनर्निर्माण हो गया या आज भी वहां तबाही के निशान है? करज ब्रिज से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। सुमेरा खान पहली संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जिस ब्रिज पर बरसे बंकर बस्टर, वहां से रिपोर्ट आपके लिए जुटाई। करज ब्रिज से पहली न्यूज रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। करज ब्रिज तक पहुंचा पहला भारतीय चैनल। तेहरान से करज को जोड़ता है ब्रिज। तेहरान से करज को जोड़ने वाले इस करज ब्रिज का हाल क्या है? वहां क्या तबाही के निशान अब भी हैं? जिस तरीके के खतरनाक बॉम्ब से उसे उड़ाया गया था, क्या वो उसी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है? ईरान जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो उसे तबाह कर देंगे, और क्या ईरान के अंदर वो तबाही के निशान जो एक महीने तक लगातार बरसे बमों की वजह से हुए थे, क्या आज भी दिखाई दे रहे हैं? करज ब्रिज से टीवी 9 संवाददाता सुमेरा खान की ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ईरान का एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस क्यों कहलाता है जिसके बारे में अमेरिका को पता भी नहीं था। देखिए जरा। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। तो ये जो ब्रिज है इसको अब वापस एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। हम यहाँ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको वापस बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये वो जगह है जहां पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा, और इसके बाद ईरान ने हमला किया कॉजवे ब्रिज पर। बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता था ईरान द्वारा, लेकिन ये ईरान ने संदेश देने की कोशिश की कि अगर ईरान में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, इस तरह का हमला किया जाएगा, तो फिर इस तरह का हमला ईरान भी कर सकता है वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, वहाँ मौजूद ब्रिजेस पर, जिससे कि बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ये हमला था वो अपने आप में ख़ास इस वजह से भी था कि देखिए ये जब हमला किया गया उसमें कई लोगों की मौत हुई, जो सिविलियंस थे उनकी मौत हुई। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद यहाँ से अब इस ब्रिज को वापस एक बार फिर रीबिल्ड करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये ब्रिज ही क्यों निशाने पर था, इस ब्रिज को ही क्यों टारगेट किया गया, इस ब्रिज पर क्यों हमला किया गया अमेरिका द्वारा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इस ब्रिज पर हमला किया गया था तो ये ब्रिज इसको नुकसान पहुंचेगा तो इसकी वजह से तेहरान को आप नॉर्थ से पूरी तरह से काट देंगे, ऐसा नहीं है। एक और रास्ता है जो पहले का रास्ता है, पुराना रास्ता है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस ब्रिज तक, इस जगह तक। तो वो रास्ता अपने आप में एक पुराना रास्ता है, हाईवे है, रोड्स हैं बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज को नुकसान पहुंचने की वजह से पूरी तरह से नॉर्थ से कट जाता ये जो तेहरान का इलाका है। लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं, और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है यूएई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है, ये जो ब्रिज बनाया गया था। इस वजह से भी इसको टारगेट किया गया। तो कई वजहें थी। एक वजह ये भी कि किस तरह से जो नॉर्थ का इलाका है, यानी जो अज़ीरी, यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं करज में, यहाँ पर लगभग 30% अज़ीरी पॉपुलेशन है, और जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ ईरान में तो ये जो अज़ीरी तादाद है लोगों की वो बढ़ती जाती है शहरों के साथ साथ। तो कई शहर ऐसे जहां पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये भी थी कि एक तरह से लोगों के बीच एक जो यहाँ पर लोगों के बीच ये पैदा किया जाए कि अज़ीरियों को से वहाँ से रिवोल्ट कराया जाए या वहाँ से कोई शुरुआत हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है अज़ीरी पॉपुलेशन का सरकार के भीतर भी। खुद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अज़ीरी थे। तो ये लेकिन एक कोशिश ज़रूर थी। दूसरी जो इंजीनियरिंग आपने इस ब्रिज पर की है उसको भी नुकसान पहुँचाना,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, ये संदेश देना कि हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अब कहा यह जा रहा है कि हम इसे रीबिल्ड कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि दरअसल किस तरह से इसको वापस एक बार फिर बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमला किया गया, वो जो जगह है ब्रिज पर, वहाँ हमला किया गया और यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार हमला हुआ। यानी पहले वेव जो आया जब अटैक का, तो पहला हमला किया गया इस ब्रिज को, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसका हिस्सा नीचे गिरा। जो नीचे लोग मौजूद थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर लोग मारे गए। ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन्हें नुकसान पहुँचा। और उसके बाद जब यहाँ पैरामेडिक्स पहुँचे मदद करने के लिए, लोगों की राहत पहुँचाने के लिए, तो फिर उन पर हमला किया गया। और उसके बाद एक और, जब उनको बचाने के लिए और लोग पहुंचे तो तीसरा हमला किया गया। तो इस तरह से 3 हमले यहाँ पर किए गए थे। इस वजह से भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, अमेरिका के भीतर भी उठे। इसी को लेकर सवाल पीट हेग्सेथ से भी पूछा गया जब वो कांग्रेस के सामने पेश हुए कि आपने इस तरह का हमला किया है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा हमला था, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसको लेकर ईरान ने भी अपना रुख बहुत साफ तौर पर रखा अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, कि अगर आप इस तरह का हमला करेंगे तो फिर हम भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। जैसे कि उन्होंने जब कॉजवे ब्रिज पर हमला किया तो ये संदेश देने की कोशिश की कि फिर इसी तरह का हमला हम भी वहाँ कर सकते हैं। ये लेकिन अब जिस तरह का काम यहाँ चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज़ी से एक बार फिर ये ब्रिज वापस शुरू हो जाएगा। इसी तरह के और भी कई अहम, और ख़ास तौर पर देखिए करज जो शहर है, ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सैटेलाइट टाउन है तेहरान का। यानी तेहरान से लगता हुआ ये शहर है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज़ हैं, हर तरह की फैक्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं। यहाँ से जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है ईरान के लिए। तो ईरान के लिए ये शहर बहुत अहमियत रखता है। इस वजह से करज में सबसे ज़्यादा हमले भी किए गए। लगभग 2800 या उससे ज़्यादा हमले करज शहर में किए गए थे। तो करज शहर में क्यों हमले किए गए, उसकी अहमियत इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी करज को टारगेट किया गया था। और उसी का हिस्सा था ये हमला भी, तब जबकि करज में इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, तो किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे और लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे हमला करेंगे तो फिर हम उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। यानी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस इलाके में, यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहीं पर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की। हम भी यहाँ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके अलावा भी करज में जो नुकसान पहुँचा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए B1 बिज करज से सुमेरा खान। वॉर जोन में इकलौता चैनल ईरान से जो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और B1 ये जो ब्रिज है करज, ये जो करज को तेहरान से जोड़ता है, ये ब्रिज 2 अप्रैल को हुई बमबारी में ध्वस्त किया गया था और इसमें 8 लोग मारे गए थे, 95 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जैसा हमारी संवाददाता बता रही थी, पहले हमला किया गया, फिर पैरामेडिक्स पहुंचे, फिर हमला हुआ, फिर उनको बचाने के लिए लोग पहुंचे, फिर हमला हुआ और ईरान ने इसे बहुत बड़ा आतंकवादी कृत्य बताया था और यह कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर टिट फॉर टैट करेंगे हम भी मिडिल ईस्ट में। और आपको यह बता दें कि मिडिल ईस्ट में ये जो करज ब्रिज है, ये सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। उन्होंने ये कहा था कि अब सऊदी हो, अब वो बहरीन हो, अब वो कुवैत हो, हम कहीं पर भी किसी भी ब्रिज को छोड़ेंगे नहीं। अगर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लड़ाई लड़नी है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। ये जो हुआ था, हमारी संवाददाता जहां से बता रही हैं कि अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और पूरे ईरान में ये रिकंस्ट्रक्शन बड़े बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हमारी संवाददाता सुमेरा खान ये रिपोर्ट्स आप तक जब पहुंचा रही हैं, तब हमारे जो एनालिस्ट्स हैं यहाँ पर इसको कैसे देख रहे हैं। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं और आशीष सिंह भी हमारे साथ हैं। डिफेंस मामलों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए वो भी जाने जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 2 अप्रैल को करज पर जब हमला हुआ, 2 अप्रैल 2026, ये ठीक 1 महीने पहले की बात है। आज हम 2 मई पर हैं और 2 अप्रैल को यह हमला हुआ था।
और ये भीषण हमला जब हुआ, ये जो ब्रिज है इसको ये कहते हुए कि IRGC जिन ब्रिजेस का इस्तेमाल कर रहा है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनमें से एक ब्रिज ये भी है, लिहाजा हमने इसको टारगेट किया है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन यहां पर देखिए आप इस ब्रिज की तस्वीरें जो बाईं तरफ आपको दिखाई दे रही हैं। सुमेरा वहां पहुंचकर जब रिपोर्ट कर रही हैं तो उन्होंने बताया कि यहां पर इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 2 अप्रैल की वो तस्वीर जब सुबह सुबह यहां पर हमला किया गया था और करज B1 ब्रिज को नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। इसका एक हिस्सा एक तरीके से ढह गया था और उसके बाद ईरान ने इसकी निंदा की थी। ईरान ने यह भी कहा था कि अब मिडिल ईस्ट में हम तमाम पुलों को निशाना बनाएंगे। यहां इसको कैसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो PK श्रीवास्तव सर, आप ये क्या ईरान जो कर रहा है वो ये कहा जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन के मामले में वो बड़ी तेजी से कदम उठा रहा है, या ये माना जाएगा कि अमूमन इसी तरह की स्पीड के साथ इसी तरह के रिकंस्ट्रक्शंस हुआ करते हैं देशों में? भाई दिनेश, जिस तरह के हमले वहाँ हुए हैं और जितने टारगेट्स को अटैक किया गया है US एंड इजराइल के द्वारा, तो अभी जो मैंने रिपोर्टिंग देखी ये अपने आप में एक मैसेज ज़रूर देती है कि ईरान के अंदर रेसिलियंस बाकी है। दे कैन रिकॉन्स्ट्रक्ट, उसकी एबिलिटी, उसका जज्बा, उसका जोश दिखाई देता है, जो बहुत मुश्किल होता है अगर आपके इतने टारगेट्स को हिट किया गया हो, इतने स्कूल्स, नर्सरीज, प्लांट्स और जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको, और आपकी लीडरशिप को ख़त्म किया गया हो। तो 2 चीज़ें सामने उठ के आती हैं कि लीडरशिप अभी भी सर्वाइव कर रही है, रेजिम सर्वाइव कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज सम सेंट्रल अथॉरिटी जो फंड्स एलोकेट कर सकती है, इंजीनियर्स को टास्क दे सकती है और वो टास्क कैरी फॉरवर्ड किया रहा है। और जैसा सुमेरा ने बताया कि वहाँ पर और भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में रिकैपिचुलेशन की ज़रा भी उसकी तरफ संकेत नहीं करता है। इसका संकेत सिर्फ इतना है कि ईरान अभी इंड्योर करेगा। अगर दोबारा ये हमले शुरू होते हैं फिर भी ईरान में इंड्योर करने की और वापस अटैक करने की क्षमता बाकी है, जो शायद ट्रंप भी समझ रहे हैं। ये हमारे साथ दीपक वोरा सर भी आपको जुड़ गए दिखाई दे रहे हैं, हमको आउट स्टेशन से ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। वॉर जोन में ईरान में इस समय सुमेरा खान है और उन्होंने आज आप तक जो रिपोर्ट पहुंचाई है वो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक करज ब्रिज को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है और इसके माध्यम से 2 चीजें बताने की कोशिश की है कि ईरान इसको कैसे देख रहा है, ईरान का पर्सपेक्टिव क्या है। वहां सुमेरा को यह बात बताई गई कि किस तरीके से 2 अप्रैल को न सिर्फ इस पर बमबारी की गई, इसको ध्वस्त किया गया, जब इसको यहां पर लोग पहुंचे, वो लोग जो पहले से जख्मी हो गए थे उनको बचाने के लिए पहुंचे, घायल थे उनको ले जाने के लिए पहुंचे, उनके ऊपर फिर बमबारी की गई, पैरामेडिक्स के ऊपर भी बमबारी की गई और वो लोग जो फिर पैरामेडिक्स के रेस्क्यू के लिए पहुंचे उनके ऊपर भी बमबारी की गई। ईरान का यह कहना है कि यह बहुत बड़ा आतंकवादी कृत्य था, न सिर्फ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ये कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं कि इसके ऊपर बम गिरा दिए गए। और फिर उसके बाद ये भी देखा गया यहाँ कि लोगों को भी निशाना बनाया गया जो इस पर पहुंचे, यहाँ घायलों की मदद के लिए पहुंचे। संजय भारद्वाज जी, तो फिर इस तरीके से ये तो ईरान का वो कहना कि बहुत सारे वॉर क्राइम हुए हैं, स्कूल वाली घटना तो हमने देखी ही, ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने की एक और घटना यहाँ पर जिसके बारे में सुमेरा बता रही है। देखिए दिनेश, ये जो करज ब्रिज पे जो अटैक हुआ ये एक तरीके से सिंबल है कि अमेरिका और इजराइल का जो पूरा मकसद है कि ईरान को बिल्कुल एकदम धूल चटा देना, उसको उस लेवल तक ले जाना कि वो ना न्यूक्लियर थ्रेट हो, ना किसी मिडिल ईस्ट में इजराइल को और बाकी कंट्रीज़ को कोई थ्रेट नहीं हो। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया। पहले उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने का प्रयास किया, जिस तरीके से खामनेई का खात्मा किया, लेकिन वो खात्मा हुआ नहीं हुआ ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि उनसे ज़्यादा रेडिकल आदमी अब गद्दी पे बैठ गया है जो पूरा का पूरा एक मकसद के साथ, इरादे के साथ बढ़ रहा है। दूसरा जो आपने बिल्कुल कहा कि जो करज ब्रिज है ये कोई स्ट्रेटजिक एक तरीके से मिलिट्री कोई ब्रिज नहीं था, एक तरीके से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको अटैक किया। तो ये मकसद सीधा साफ है कि जो भी सोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बाकी सप्लाई चेन्स हैं, उसको इस लेवल तक ले जाइए कि ईरान का जो सप्लाई चेन है वो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया के साथ में ख़त्म हो जाए। जो तीसरा इन्होंने जो अटैक किया वो देखिए कि जो ब्रेन है, बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिसी इनपुट्स देने वाले लोग हैं या इंटेलिजेंस है, उसको खात्मा किया। उसमें भी काफ़ी कुछ हद तक अमेरिकन और इजराइल सक्सेसफुल हुए। और जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट्स है जो मुझे लगता है कि उस पर कोई खास अचीवमेंट अभी तक अमेरिका और इजराइल को नहीं मिला है कि जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका मेन मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे नहीं लगता कि ईरान के जिस तरीके से हौसले बुलंद है और जो एक लीडरशिप में एक ताकत दिखती है और जिस तरीके से अमेरिका बौखलाया हुआ है कि डील कर लें, इसको ख़त्म करें, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर कोई ज़्यादा अमेरिका को सफलता नहीं मिली। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो मकसद अमेरिका और इजराइल चाहता था, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा पार्शियल सफलता मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वो इजराइल के लिए भी है, वो सऊदी अरबिया के लिए भी है, वो अमेरिका के लिए बराबर है। और अगर ईरान को इस हालत में छोड़ दिया तो मान के चलिए कि जो ऑर्डर है मिडिल ईस्ट में वो बदल जाएगा। ईरान कोरिया की तरह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए खामनेई जो थे वो बहुत इस मामले में लॉ अबाइडिंग एक तरीके से थे कि उन्होंने जब 2015 में समझौता हुआ तो AIA के साथ में काम करने के लिए और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ काम किया और उस चीज़ को मेंटेन किया। लेकिन अभी जो मोर्तजा बैठे हुए हैं वो वही काम करेंगे जो कोरियन लीडरशिप ने, जो नॉर्थ कोरियन लीडरशिप ने किया। दीपक वोरा सर, वो जब इस्लामाबाद में पहली बार डेलीगेशन पहुंचा था ईरान का, वो अपने साथ प्लेन में खासतौर से वो सीट्स, वो बच्चे, उनके खून आलूदा बैग, उनके कपड़े, सब कुछ ले गए थे और ये कहा था कि ये भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये भी हमारे साथी हैं इस डेलीगेशन में। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ ये लोगों का, जब हमारी संवाददाता वहाँ पहुंची तो उनको ये बताया गया कि यहाँ ये देखिए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस तरीके से तोड़ा गया। वो मिनाब की स्ट्राइक और यहाँ पर इस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में लोगों का ये कहना, बताइए इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं? ये जायज किया है उन लोगों ने? आप क्या समझते हैं अभी, अगर जैसा अभी संजय भारद्वाज जी कह रहे थे, इस जंक्चर पर छोड़ा गया तो मिडिल ईस्ट, इस पूरे इलाके का हाल आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह प्लेजर टू बी विद यू। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं काफी दूर हूं इस समय। अभी मैं सुन रहा था भारद्वाज साहब ने कहा, क्या मार्शल साहब ने, और जो मैडम रिपोर्ट कर रही है बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट, शी इज ब्रिलियंट। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है, आप कैसे उसको रोकेंगे? मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी ने मिसाइल बनाई है जिसके ऊपर लिखा मैं मिलिट्री टारगेट पे जाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एक टारगेट होता है ना सर, आप कह सकते हैं इसका मिलिट्री प्रयोग है। हम जो पुल बना रहे हैं, मार्शल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, जनरल साहब, क्या फौज यहाँ जल्दी पहुंच जाए, यहाँ से वहां चले जाए, वहां से यहाँ पर चली जाए, अगर कोई उसको तोड़ दे, वो मिलिट्री टारगेट है कि नहीं? सिविलियन टारगेट ऐसे, ये बड़ा ग्रे एरिया है, हमें समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, इसको तोड़ दिया है। स्कूल का जो हमला हुआ था, दैट वाज रॉन्ग, देयर इज नो क्वेश्चन। उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का कोई जवाब नहीं आएगा। हजारों अफगानिस्तान में जब लड़ रहे थे, हर हफ्ते एक इन्वेस्टिगेशन चलती थी। 20 साल वहां रहे, आप अनुमान लगा लीजिए 2000 इन्वेस्टिगेशन, कोई उसका परिणाम नहीं होगा। आई हैव सीन दैट इन माय करियर। तो अभी जो मेरा मानना है सर, ये दोबारा हमला करेगा, जरूर करेगा। अभी आपने जिक्र किया कि रेजिम चेंज के, आपको पता है ना सर, बातचीत होती थी, रेजिम तो बदल चुकी है सर। जब हम लोग ईरान जाते थे, हम किससे बात करते थे? आयतुल्लाह खमेनी से, फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन सेक्रेटरी से, उनके इकोनॉमी मिनिस्टर। आज किससे बात करते हैं आप? IRGC से। रेजिम तो बदल चुकी है सर। ये वहां पर, और वो रेजिम नहीं आई जो अमेरिका चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि आपने वहां की जो हायरार्की थी उसको भी तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक सर, लेकिन अगर IRGC को ही वो लोग एक लीडरशिप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको इरेडिकेट कर दिया गया, उसमें खामेनेई भी थे, और IRGC के, आज वाहिदी से बात हो रही है, वाहिदी जो कहते हैं वो आरक्षी कह रहे हैं दुनिया में, ये बात कही जा रही है, तो एक्चुअली तो फिर वही डिस्पेंसेशन है ना जो पहले था। ये बात और है कि जिनसे बात होती थी वो लोग नहीं है, लेकिन डिस्पेंसेशन तो आज भी वही मौजूद है। ईरान को तो वही चला रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। तो क्या ये रिजीम चेंज हो गई है सर? जब खमेनी साहब थे तो वो ऊपर बैठा करते थे। एक तरफ था मुल्ला मूवमेंट, दूसरी तरफ थी उनकी आर्मी, वो क्लर्जी जो कहते हैं, फिर उनकी आर्मी थी, तीसरी तरफ सिविल सर्विस थी, और कहीं फुदकता रहता था कॉर्नर में IR। मैंने देखा है, 20 साल उस एरिया में रहा हूं, कहीं कोने में था IRGC। अब IRGC सबसे शक्तिशाली है। चले गई क्लर्जी कहीं पर सर, चली गई फौज की परवाह नहीं उसकी करता, और सिविल गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है। रियलिटी इज, आपको IR, ये वाहिदी वगैरह जो है सर, ये जनरल बड़ा हल्के बोलते हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मैंने सुना है इनको कहीं, लेकिन हाथ में बहुत बड़ा डंडा होता है। अभी तक इंटरनेट रिस्टोर नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं है वहां सच्चाई क्या है। जब तक लोग वहां के अपना बताएंगे नहीं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आपको वही मानना पड़ेगा जो IRGC के लोग आपको बताते हैं।
वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई देंगी, जो आपको सुनाई देंगी, लेकिन हो सकता है वो सच्चाई ना हो, ये कहना है दीपक वोरा साहब का। लेकिन देखिए जरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर नरम पड़ा क्या ईरान? ईरान क्या अब इसको लेकर थोड़ा नर्म होता जा रहा है? ये एक बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या ईरान अब पहले से नर्म है? अमेरिका को 14 पॉइंट का नया प्रस्ताव भेजा गया। हॉर्मुज खोलने की शर्तों पर चर्चा की पेशकश भी थी। इसमें वार्ता से पहले नाकाबंदी हटाने की शर्त उसने छोड़ दी। उसने ये भी अब इसमें कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए बातचीत कर सकते हैं, आप नेवल ब्लॉकेट फिलहाल मत हटाइए। ये भी इसमें कहा गया। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने यह प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसका हाल क्या हुआ वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये बात कहना ईरान की ये स्ट्रैटेजी है या ईरान को ये लगने लगा है कि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा उसको? आशीष, देखिए, ये एक पुश एंड पुल वाला स्टेप है दिनेश। और जिस तरह से ये डेलीगेशंस को लेकर पार्टिसिपेशन ईरान ने पहले बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत एप्रीहेंशन दिखाया, वो बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 लोग नहीं 20 लोग इस तरह से पार्टिसिपेशन उनके दिखाई देने लगे इस वार्ता में। तो ये पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी है कि एक आध कदम आगे पीछे लेके, क्योंकि यूएस के पास थोड़ा ज़्यादा समय है, ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा पैसा है उसके वाले ब्लॉकेट को, जो बड़ा वाला आर्केड है, उसे सस्टेन करने के लिए। लेकिन ईरान के लिए ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसीलिए वो हमेशा से मैंने कहा पिछले 1-1.5 हफ्ते से, जब से ये ब्लॉकेट वाली चीज़ आई है, कि नाक तो दबाई है अमेरिका ने, नो डाउट, लेकिन हाँ अभी इतनी नहीं दबी है कि सांस रुक जाए। वो मुंह से सांस ले रहा है और एग्जैक्टली इसीलिए ईरान पुश एंड पुल स्टेप्स ले रहा है, नरम वाले संदेश दे रहा है। और यही चीज़ जब हम कल भी बात कर रहे थे कि सरकार में रिफ्ट को लेकर एक ईरान में IRGC और फिर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, चाहे वो स्पीकर्स हों या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, देखिए गुड कॉप बैड कॉप भी खेलना बहुत जरूरी होगा, तभी वो मैसेज उन्हें मिल पाएगा, तभी फुट इन द डोर कर पाएंगे। और एग्जैक्टली वही अभी चीज हो रही है। तो ये अगर ये भी समझा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया इस बात को लेकर लगातार मुखर भी है कि अंदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कई मुद्दों पर एक मत नहीं है, तो क्या ये भी स्ट्रैटेजिकली ईरान की तरफ से किया जा रहा है? प्रस्ताव में मिसाइल कार्यक्रम, जो प्रस्ताव दिया गया ईरान की तरफ से, उसमें मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है। पहले की तरह मिसाइल मिशन जारी रहेगा, मिसाइल मिशन पर किसी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी। सहमति पर पाकिस्तान में वार्ता की पेशकश की गई है। अब इसमें 2 चीजें, एक तो मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका ये चाहता था कि कितनी दूरी की मिसाइलें आपकी होंगी और आप क्या मिसाइलें बनाएंगे, अब इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले ये स्टैंड था कि जब तक आपका नेवल ब्लॉकेट जारी है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यह तक कह दिया गया था कि हम इस्लामाबाद क्यों भेजें, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। अब जरा देखिए यहां पर, ये ईरान ने अपना प्रस्ताव बदला। अब यूएस से तनाव खत्म करने के संदर्भ में भी सोचा जा रहा है क्या? उधर आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को लेकर अपनी बात जब कही तो उन्होंने कहा कि ये तो सब समाप्त हो गया है, ये जो एनिमोसिटी थी ये तो अब टर्मिनेट हो गई है। और इधर देखिए आप, मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रस्ताव क्या? हॉर्मुज से ईरान नाकाबंदी हटाने पर राजी। यूएस से नेवल नाकाबंदी में ढील की मांग जरूर की गई है, ईरान पर हमला नहीं करने की गारंटी मिले, यह भी कहा गया है। पहले क्या था, वार्ता से पहले यूएस नाकाबंदी हटाए, ये बात कही जा रही थी। फिर आ गया मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इसमें प्रस्ताव है परमाणु कार्यक्रम पर बाद के चरणों में चर्चा कर ली जाए, वो ठीक रहेगी, बशर्ते यूएस उस पर लगे प्रतिबंधों में पहले राहत दे दे। इस मुद्दे पर पहले क्या था, न्यूक्लियर मुद्दा वार्ता में शामिल ही ना किया जाए। फिर न्यूक प्रोग्राम 5 साल टालने का प्रस्ताव भी था। खास बात यह है कि प्रस्ताव में मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है। पेशकश क्या है, सहमति पर अगले हफ्ते पाकिस्तान में, अगर आप इन मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आई है। अब जरा आगे देखिए, ईरान के नए प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकरा दिया। ये जो पेशकश की गई थी ईरान की तरफ से, इसको ट्रंप ने ठुकरा दिया। ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, ईरान की मांग को हम मान नहीं सकते, उससे सहमत नहीं हो सकते, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान में फिलहाल बिखरा हुआ नेतृत्व है। उन्होंने इसको थोड़ा एक ड्रामेटिक अंदाज में भी कहा कि वहां से अगर फोन आता है तो कोई भी उठाओ फोन, उधर से आवाज आती है मोहम्मद बोल रहा हूं। वो डील चाहते हैं लेकिन आपस में सहमति नहीं है उनकी, आपस में ही एक मत नहीं है और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, ईरान डील करना चाहता है लेकिन उनके यहां एक मत नहीं है इसको लेकर, और वहां तो अभी ये भी तय नहीं है कि किससे बात की जाए।
साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी जो यहां पर आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ईरान से या तो डील होगी या ईरान तबाह हो जाएगा। इतनी सारी बातें, इतनी तरह की बातें एक साथ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि उसमें से कोई जिस्ट निकालना, कोई कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रीवास्तव सर, आप कैसे करते हैं ये? देखिए, ऐसा है दिनेश, ये तो पूरे आपने 60 दिनों में देख लिया है कि ट्रंप हमेशा ब्लो हॉट कर रहे थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि उसमें नरमी आ रही, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब ट्रंप के सामने चुनौतियां क्या हैं? ट्रंप के सामने पहली चुनौती है कि 60 दिन से ज़्यादा ये लड़ाई हो चुकी है। अब उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने कहा हमने 7 अप्रैल को चूँकि पॉज दे दिया था, अब कोई फायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लड़ाई रुक चुकी है, तो 60 दिन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करता है, कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेवल ब्लॉकेट जो है, आप मिलिटरली स्पीकिंग इज़ एन कंटिन्यूइंग एक्ट ऑफ वॉर, मतलब नेवल ब्लॉकेट अगर चालू है तो लड़ाई चालू है। और अमेरिका के एक एस्टिमेट के जरिए हार्वर्ड की एक रिपोर्ट आई, उसमें $25 बिलियन तो खर्च हो चुके हैं, हर रोज़ $2 बिलियन लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में अगर जाएंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा, और ये वॉर उतनी पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, और ट्रंप की रेटिंग भी गिर रही है, मिड टर्म इलेक्शन भी पास में आने वाले हैं, तो देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स टू ऑफ रैम्प। और उसमें अगर आप देखें तो ईरान की भी रिक्वायरमेंट है। ईरान में जो ब्लॉकेड हुआ है उससे वहाँ का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें जो क्षति पहुँची है, और जिस तरीके से प्रेशर माउंट करेगा ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल्स हैं उनके ऊपर, वो भी अपने आप में एक खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों में यह भी कहा कि हमारी नेवी जो है उसने पायरेट्स की तरह जो है वो ये भी कहा। अरे ये सुन करके आपको उनकी बातें तो पूरी आपको थोड़ा सा इधर उधर करके देखना चाहिए। एज ए he talks as a president, so everybody tries to make out कि वो कहना क्या चाहते हैं, what is the political message and what is the military message। अगर इन दोनों को फिल्टर करें तो मिलिट्री मैसेज ये है कि वो इससे ऑफ रैंप होना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू का मैसेज ये है कि जब तक ईरान कंप्लीटली मिलिटरली डिफैंग नहीं हो जाए वो इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप ये बात कह रहे थे मैं देख रहा था दीपक बोरा सर मुस्कुरा रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है, वो कुछ और मतलब भी उनके जहन में चल रहा है। रॉयटर्स के हवाले से ईरान से बड़ी खबर है, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। शुक्रवार को 20 मिनट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा। छोटे विमानों और ड्रोन की मौजूदगी का पता उसने लगाया। छोटे विमान और टोही ड्रोन को ट्रैक करने की कोशिश की गई, मतलब बीच में वो अपनी हर एक ड्रिल भी कर रहे हैं, ये आशीष ये इंश्योर करने के लिए कि अगर 1-2 दिन में, और ये वीकेंड चल रहा है, अमेरिका इस बात का आदी है, वो वीकेंड में करता है ज्यादातर एडवेंचर, तो अगर ये हो जाता है तो उससे पहले हम तैयार रहें। आशीष, देखिए, इस तरह से न केवल ड्रिल के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि जो एडवर्सरी कंट्री होती है वो भी कई बार एक शगुफे छोड़ के टेस्ट करते रहता है। आई एम श्योर सर विल बी एबल टू इलैबोरेट मोर, बट ये आप ये मान के चलिए कि जो फेज 2 की बात मैं कह रहा हूं पिछले कई हफ्तों से, इसकी तैयारी हो ना हो, अटैक हो ना हो, रिएक्शन हो ना हो, लेकिन फेज 2 की तैयारी दोनों साइड से हाईएस्ट लेवल पर पहले से ज्यादा बेहतर दोनों साइड से करके रखना ये बहुत जरूरी है उन दोनों के लिए। और एग्जैक्टली इसीलिए इस तरह के आप चाहे ड्रिल बोलिए, चाहे आप एक एरियल इन्फिल्ट्रेशन वाली चीजें बोलिए, ये सब कुछ लगातार ये ड्रिल भी है। और आशीष ये कह रहे हैं कि इसमें भी कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि इजराइल या अमेरिका की तरफ से कुछ टोही विमान भेजे जा रहे हैं, और यहां जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था तो हो सकता है उसने इसको ताड़ा हो, पकड़ा हो, पहचाना, और हमले की आशंका तो लगातार बनी हुई है, और इसीलिए हाई अलर्ट पर है ईरान। और ये कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा तैयारी दोनों ही तरफ से है। तेहरान समेत कई शहरों में टोही ड्रोन दिखाई दिए हैं। आशीष जैसा बता रहे थे कि टोही ड्रोन भेजे गए हैं वहां। एरियल ऑब्जेक्ट को देखते ही डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ। ईरान के जुल्फा सिटी के पास 6 ड्रोन देखे गए हैं। ईरान के कुम में एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने का दावा है। कुम में ऑब्जेक्ट जो है वो एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट भी किए गए हैं। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा श्रीवास्तव सर कि ये ड्रिल ही थी एक्चुअली, या वाकई टोही विमान आ रहे थे? और क्या अभी ईरान के पास इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है? क्योंकि लगातार हम ये बात करते रहे कि एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम ये दोनों ही ईरान के लिए एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। जहां तक ईरान का सवाल है उसके इंच इंच को हर वक्त अमेरिका और जो एलाइड फोर्सेस हैं वो देख रही हैं। उनको पता है कि कहां क्या हो रहा है, लेकिन उनको जो नहीं पता है वो सब सरफेस है। सब सरफेस और ईरान की सारी पावर इस वक्त जो असर्ट कर सकती है अपने आप को, वो सब सरफेस है, अंडर द माउंटेन्स है, अंडर द सी है,
और अंडर दोज बंकर्स है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। तो वही प्रोजेक्शन होगा उसी से इनके उसका। लेकिन ये जो असेट्स देख रहे हैं कि अच्छा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ चल रही हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है वो मिलिटरली भी इंपॉर्टेंट होगा। इस बात में मैं वोहरा साहब से सहमत होऊंगा। ये जो ब्रिज की बात हो रही थी, कोई भी ब्रिज होते हैं ड्यूअल यूज ब्रिजेज होते हैं, उससे मिलिट्री इक्विपमेंट भी जाता है, उससे आपका सिविलियन भी जाता है। लेकिन जहाँ सिविलियन ट्रैफिक ज़्यादा होता है उसको आप मिलिट्री ब्रिज मान करके इनिशियल फेजेस में आप मिलिट्री टारगेट नहीं मानते हैं। तो इस अगर आप उससे लॉजिक से जाएंगे तो करज ब्रिज वाज नॉट द मिलिट्री टारगेट। लेकिन अगर आप ट्रम्प के बयानों को सुनेंगे तो उन्होंने कहा था मैं सारे ब्रिजेस को उड़ा दूंगा, मैं सारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दूंगा। तो वो पहले भी कह चुके हैं देयर विल बी नो ब्रिज एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जब तक आइडेंटिफाई ना करें तब तक वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जब ट्रम्प कह दें तो वो फिर मिलिट्री। वोहरा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया, ग्रेट ग्रे एरिया। हाँ, तो इसको कब व्हाइट मानना है कब ब्लैक मानना है, ये कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और वो कितने प्रूडेंट हैं और कितने बड़े ज्यूरिस्ट हैं वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है। और ईरान में अमेरिकी बॉम्ब में बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट में मारे गए IRGC के 14 सैनिक। जंजान प्रांत में बॉम्ब डिफ्यूजल किया जा रहा था, उस दौरान ये विस्फोट हुआ और जंजान में ब्लास्ट पर ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है। अब ये बॉम्ब पहले से पड़ा हुआ था, इसको डिफ्यूज किया जा रहा था, उस दौरान ब्लास्ट हुआ या कुछ और हुआ है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी बॉम्ब था और इसकी वजह से 14 IRGC के सैनिक मारे गए हैं। मतलब ये बम उस दौरान भी फूट रहा है जब सीज फायर चल रहा है। लेकिन मैं इसको लेकर जरा आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। आप ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों में किन चीजों को आप, दीपक वोहरा सर, किन चीजों को मानते हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसको मानते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत के मुताबिक वो बोल रहे हैं? शायद वो जान के ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं अपना इरादा बदल लेता हूं। ये उन्होंने पहले भी कोशिश की थी और फिर लास्ट मोमेंट पे पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं, ठोकते हैं, मिलिट्री एक्शन लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मेरे अपने ग्रुप से कुछ एक मैसेज आया कुछ देर पहले कि लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पर्सनल करप्शन चार्जेस हैं, वॉर क्राइम, ये वो बातें हो रही हैं। तो अभी इजराइल के राष्ट्रपति ने वहां के अटॉर्नी जनरल से बात की है कि भाई रास्ता ढूंढो, नेतन्याहू को माफ कर दिया जाए, प्रेसिडेंशियल पार्डन, ताकि उसका दिमाग पूरी तरह से वॉर पे फोकस हो जाए। आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग सर। आई डोंट वांट, मैं गेस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को जो यकीन है डोनाल्ड ट्रंप को, जो मैंने समझने की कोशिश की है, वो पीछे हटने वाला नहीं, वो मारेगा सर। पीछे हटा, मिड टर्म इलेक्शन गई, हार जाएगी उसकी पार्टी। ठोका ईरान को, बोला मैं जीत के आया हूं, वो जीत जाएगा सर। दिस इज माई। तो अब तो ये बात करने लगे हैं सर, अब तो ये कह रहे हैं कि ईरान से लौटते हुए हम क्यूबा भी देख लेंगे। संजय भारद्वाज जी ये भी कह रहे हैं। मैं थोड़ा अगर मैं ट्रम्प को थोड़ा रीड कर रहा हूं तो देखिए वो क्या करते हैं, पहले जो करंट को बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे ले जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे नेगोशिएट करते हैं। आप देखिए जो ट्रम्प का टैरिफ रिजीम था, इस पे इतना लगा दो, इस पे रेसिप्रोकल कर दो, ये कर दो, फिर धीरे धीरे नेगोशिएट करके वो 15-17% पे लोगों के आ गए। यही हालात ईरान को हम तबाह कर देंगे। पहली बात तो मैं श्रीवास्तव जी से इस बात से एग्री करता हूँ कि वो असेस ही नहीं कर पाया, ना इजराइल ना अमेरिका, की ईरान के पास कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेंथ अंडरग्राउंड है जो दिख नहीं रही है। और जो उन्होंने पिछली लड़ाई लड़ी, जो सेकंड फेज की लड़ाई लड़ी, उसमें ईरान ने दिखा दिया कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत बेहतर का है और हम आपको रिटेलिएट, हम बराबर का आपको एनकाउंटर कर सकते हैं, आपके बेसिस को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अभी अमेरिका फिर से जिस तरीके का उनकी बातों से आ रहा है कि हम तबाह कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ट्रंप नेगोशिएशन का रास्ता ज़्यादा तलाश रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से एग्जिट करें। और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये टेक्निक जो कैरेट एंड स्टिक की है कि आप ये नेगोशिएशन में ये लेके आइए, नेगोशिएशंस में आप ये रखिए, लेकिन ये बात पक्का है कि शुरुआत ट्रंप करता है। जो पूरा न्यूक्लियर इश्यूज़ का जो अगर खेल ख़राब किया है, तो जब 2018 में उन्होंने वो डील ख़त्म किया था, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन टास्क फोर्स जो प्लान था, उसको डील को ख़त्म किया तभी से, नहीं तो वहाँ पर एग्री कर गया था जब उन्होंने
टन जो न्यूक्लियर था वो उसको, जो उसके यूरेनियम था उसको रशिया को ट्रांसफ़र कर दिया था। और मुझे लगता है कि उसको अगर आगे बढ़ाते तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। लेकिन ट्रंप ने 2018 में ख़त्म किया, उसके बाद उनके पास समय नहीं था और फिर से वापस से उस डील को अब वो उसी डील को करना चाहते हैं जो 2018 में। लेकिन ईरान उससे, ट्रंप चाहता है कि उससे बेहतर डील हो, लेकिन ईरान उससे बेहतर नहीं। आज की जो लीडरशिप है, मुझे लगता है कि 2015 की डील से खराब डील होगी और वो अमेरिका के लिए और बाकी। तो संजय भारद्वाज जी तो ये कह रहे हैं कि JPCPOA जो था वही बेहतर था, उसी को चलने देना चाहिए था। अब तो जो होगा वो वैसा भी नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है अमेरिका। ये जो संजय भारद्वाज कह रहे हैं कि जितना मैं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूं इस समय, वो एकदम टेम्परेचर को फुल में ले जाते हैं और उसके बाद फिर एकदम से सिम करके धीरे धीरे नेगोशिएट करते हैं। मिडिल ईस्ट की ओर एम्फीबियस शिप USS बॉक्सर जा रहा है। मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में USS बॉक्सर पहुंच गया है। 2500 मरीन और F-35 फाइटर जेट से लैस USS बॉक्सर। कितनी सारी डिप्लॉयमेंट यहां पर हो रही है आशीष? ये इतनी चाहिए क्या वाकई डिप्लॉयमेंट? नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन क्या होता है जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता ना कि कितनी चाहिए और क्या करना है, तो आप सब चलो। या ऐसा तो नहीं है कि आप ईरान के साथ अब चाइना रशिया भी गिनने लगे हैं इसलिए आप डिप्लॉय कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। चाइना रशिया अभी तक तो कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मोड में नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है ना कि देखो क्या क्या हम कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो एग्जैक्टली बस यही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उसमें से 90% मरीन्स हिम्मत नहीं कर पाएंगे एम्फीबियस ऑपरेशन करने का। और अमेरिकी सरकार भी, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, जो बाकी लोग हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अब USS त्रिपोली जो लगाए हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो भी इसी रास्ते से होके गया था 5000 मरीन्स के साथ में। वो वहां पे खड़ा हुआ है, उनको अंडे ब्रेड के अलावा खाना नहीं मिल पा रहा। अब आपने एक और USS बॉक्सर लगा दिया, एक USS कराटे लगा दो, देयर इज नो पॉइंट। बट ये कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजें हैं कि आप बात नहीं मानेंगे तो क्या क्या होगा। एग्जैक्टली वही प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जो आपने कहा ना कि टेम्परेचर हाई करते हैं, तो बस वो टेम्परेचर थोड़ा और हाई कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई कर रहे हैं। और ये भी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा कि USS बॉक्सर के साथ USS कराटे भी लगा दें, लेकिन वहां ब्रेड और अंडे इसके लाले पड़ने लगे। आपने तैनाती तो कर दी है, आपके कई जहाज ऐसे हैं जो 25-25 साल तक बगैर रिफ्यूलिंग के चल सकते हैं, लेकिन इंसान जो उसके अंदर तैनात है उसको तो रिफ्यूलिंग चाहिए, खाना चाहिए। और फेयरफोर्ट बेस से अमेरिकी B-1 बॉम्बर की उड़ान, आफ्टर बर्नर के साथ अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान, RAF फेयरफोर्ट से उड़ा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ईरान ऑपरेशन के अहम बेस फेयरफोर्ट से, ये ईरान ऑपरेशन के लिए ये बड़ी अहम, ये जो नाम है श्रीवास्तव सर, ये बड़े, जैसे हम सुनते थे कई फिल्मों में जो नाम रखे जाते हैं ना, वो विलेन के नाम इतने दहशत वाले होते हैं कि नाम से ही आधा काम हो जाता है। ये नाम भी वहां जो आप तो दिनेश राइटर हैं, आप जानते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम बहुत जरूरी चीज होती है। लेकिन जहां तक सवाल है इसका, आपने एक बॉम्ब डिफ्यूजन की बात बताई थी कि बॉम्ब डिफ्यूज किया, उसमें लोग मारे गए। 14 लोग, 14 IRGC के सैनिक। तो वो बॉम्ब मैं आपको बता दूं, वो बॉम्ब जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो तभी का लॉन्च हुआ था। हमारे पास जब मैं एक बेस में था, बेस का नाम नहीं लूंगा, हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्ब्स वहां मिलते थे। लेकिन डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, वो जाता है, वो बहुत वेल ट्रेंड होता है। उसमें अगर आपने गलती की तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है, बिकॉज डिफ्यूज जो आप करते हैं उसमें एक्चुअली बॉम्ब को एक्सप्लोड ही करते हैं आप, और एक्सप्लोड एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये उतने ट्रेंड लोग नहीं थे, इन्होंने डिफ्यूज करने की कोशिश की। कहीं पर कोई बॉम्ब को समझने में या इसको डिस्पोज ऑफ करने में उनसे कोई गलती हुई है, लेकिन ये नया चला हुआ बॉम्ब नहीं है। मैं ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था। और दूसरी बात आपने जो बोली B-1 वाली, तो B-1 वगैरह को अब ऐसा होता है कि आपने वो घूसे खा लिए हैं। ईरान को B-2 भी लग चुका है, B-1 भी लग चुका है, GBU-57 भी लग चुका है। तो वो अब इस बात के लिए तैयार हैं। अब वो डर जाता रहा, वो डर जो होता है, वो डर वाली अब भय नहीं रहा है। अब वो जानना चाहते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर अभी ये शुरू करते हैं तो इनके ऊपर फिर वही 60 दिन वाली चीज चालू होगी। 60 दिन वाली, हाँ राइट। तो वो भी उनके दिमाग में है, राइट। तो वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, राइट। और इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट में दशकों बाद सबसे बड़ी मिलिट्री तैनाती, 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत भारी हथियार तैनाती यहां पर हुई है। और आशीष इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि ये कुल मिलाकर दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन सवाल यह है कि बीच में तो हम ये भी सुन रहे थे कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत नहीं मिली तो उनको ये डिप्लॉयमेंट भी वापस बुलानी पड़ेगी। वो तो 60 दिनों वाली टेक्निकलिटी से बढ़िया खेल गए क्या आशीष वो?
देखिए, ये टेक्निकलिटी मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को रोक पाएगी। वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, जो उन्होंने एक गैप निकाला उसके बाद में रिकाउंट कर लीजिए, क्योंकि ये एक लॉ होता है 78-79 से लॉ के इंटरप्रिटेशन। आई एम श्योर आपके पास इतनी, जब आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास इतने एडवाइजर्स होते हैं जो आपको राइट सोल्यूशन दे देते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप एक के बाद एक लगातार जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो न केवल फेज 2 की तैयारी के लिए, दिनेश जी आप ये समझिए जीसीसी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको भी ये भरोसा दिलाना जरूरी है। तो इन डिप्लॉयमेंट को उस चश्मे से भी देखना जरूरी है कि जब तक आप उनके सुरक्षा के लिए, क्योंकि पिटे तो अच्छा, उनको दिखाने के लिए ये डिप्लॉयमेंट करो और उसके बाद 9 अरब डॉलर के हथियार बेच दो। एग्जैक्ट, दोनों को, इजराइल को भी बेचे और जीसीसी कंट्रीज को भी बेचे हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। और इसीलिए ये जितने चौकीदार लगाए जा रहे हैं ना, जितने शिप्स लगाए जा रहे हैं, ये उनके फेज 2 की तैयारी से ज्यादा जीसीसी कंट्रीज का भरोसा बने रहे, वो टूटे नहीं, वो किसी तरह से पैसिव ना हो जाए, वो कोई रिवोल्ट ना कर दें। इसीलिए एग्जैक्टली इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये किया जा रहा है। ईरान के साथ जब होगा उसके लिए फेज 2 होगा या फिर और भी फेजेस होंगे, उसके लिए इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। एक और टिप्पणी आपकी मेरे को बड़ी मजेदार लगी कि उनके पास इतने सारे एडवाइजर्स हैं कि वो इनको बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं, कानून कैसे तोड़ना है उनको ये बता सकते हैं। और ईरान की जबरदस्त घेराबंदी हुई है, कभी भी अमेरिकी हमला संभावित है। अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। इसके दोनों मकसद हैं, दबाव बढ़ाते जाना ईरान के ऊपर, और दूसरा ये भी कि ये बताना कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये बताना, जीसीसी कंट्रीज को, यहाँ ये तैनाती लगातार बढ़ रही है। यूएई पहुंचे 12 FA-18 फाइटर जेट्स, C-17 कार्गो विमान यूएई बेस में तैनात। यूएस बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद, 10,000 अतिरिक्त सेना की यहाँ तैनाती हो रही है। बड़ी तैनाती है ये, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप, 15,000 मरीन और नाविक और 200 एयरक्राफ्ट। वॉरशिप की तैनाती लाल सागर में, अरब सागर में और फारस की खाड़ी में यहां पर है। लेकिन सवाल यह है कि ये अगर आप अपने पर्टिकुलर मोटिव्स की वजह से कर भी रहे हैं, तो इस तरह के डिप्लॉयमेंट में खर्च भी तो बहुत होता है, एक एक दिन के हिसाब से। तो अगर आप वहां 9 अरब डॉलर के हथियार ये सब दिखाकर अपना तामझाम बेच दे रहे हैं जीसीसी को, तो साथ में ये भी तो है कि आप एक दिन में खर्च कर कितना रहे हैं श्रीवास्तव सर? देखिए, एक दिन का खर्च का जो आकलन आया है वो करीब करीब $2 बिलियन का आया है, टू कीप द फोर्सेस ऑन इन दैट स्टेट ऑफ व्हाट वी कॉल स्टेट ऑफ वॉर। आप चाहे लड़ाई लड़ें या ना लड़ें, आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, आपकी शिफ्ट चलती रहती हैं, आपके ऑपरेशनल रेडियस प्लेटफॉर्म पर एयरक्राफ्ट रहते हैं, उनकी वो शॉर्टेज चलती रहती हैं, आपके टोही विमान चलते रहते हैं, सब चलेगा, वो सबका खर्चा आता है। और ट्रूप्स के मेंटेनेंस का आता है। जो यूएसएस बॉक्सर की आप बात कर रहे थे, यूएसएस बॉक्सर भी एक एम्फीबियस शिप है, जिसको हम बोलते हैं ना स्मॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके अंदर सारी अपनी लॉजिस्टिक्स होती है। अगर ये कहीं पहुंचते हैं तो इनका पर्पस यही होता है कि आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना है। अब ये खबर भी आ रही है सर कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गतिविधि तेज हो गई है। MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग यहां पर हो रही है। हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग की तस्वीरें आई, तो जो गतिविधि तेज हुई है वो रिपेयरिंग के हिसाब से यहां पर तेज हुई है। और सेंटकॉम ने ये MH-60 की तस्वीर जारी की है। दिनेश, हर रिपेयरिंग के बाद एयर टेस्ट होता है। अच्छा। इसलिए आपको फ्लाई करते हुए नजर आएंगे। अगर हमने कोई भी रिपेयर किया है तो उसको चेकआउट करने के लिए एयर टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट पायलट्स होते हैं उसको लेकर। आशीष भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बस मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा था कि क्योंकि सर तो ऑब्वियसली एयर डोमेन में एक्सपर्ट हैं, ये एक होता ना तलवार धार करने वाली तस्वीर है, बस ये वही है। अच्छा, धार कितनी खंजर धार किया जा रहा है, बस देखते हुए आप उसको सान पे चाकू को लगाकर आप ये दिखा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। ओमान सागर में अमेरिका की निगरानी, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के दौरान गश्त। अमेरिका ने अब तक 45 शिप लौटाए, हेलीकॉप्टर से निगरानी का वीडियो भी जारी किया। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे नया पोस्ट, ट्रूथ सोशल पर प्ले कार्ड वाली तस्वीर पोस्ट की। पोस्ट पर लिखा था, मेरे पास हर तरह के विकल्प। नई डील पर सहमति नहीं बनने के बाद पोस्ट। ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप बेहद खफा। ये देखिए, इस तरीके से उन्होंने कहा, मेरे पास हर तरीके के डील के लिए जैसा सिर वैसी टोपी मेरे पास है। ये कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब। लेकिन ये दिखाकर ये क्या बताना चाह रहे हैं एम्बेसडर वोहरा? ये देखिए, हाथ में हर तरीके के ताश के पत्ते जैसा उन्होंने ले रखा है और कह रहे हैं कि वो हर किसी के लिए उनके पास इलाज है। सर, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। वो तो हम सब जानते हैं, सट्टा बाजार का तो एक्सपर्ट है ये व्यक्ति, खेलता है और जहां पैसे मिलेंगे बनाएगा। अभी आपने बात की थी कि कितना खर्चा हो रहा है मार्शल साहब। आपको पता है कि ये अफगानिस्तान में 20 साल रहे,
आई थिंक 20 ईयर्स पे कहते हैं $1 ट्रिलियन खर्च हुआ। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, आप उसको डिवाइड कर लीजिए बाय 20, पता लगेगा हर साल कितना खर्च करते थे। वही तो अमेरिकन इकोनॉमी को चलाता है सर। टेक इट फ्रॉम मी, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ सर। अमेरिकन इकोनॉमी को कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इतना पुश देता है जितना कि डिफेंस देता है। सो फॉरएवर वॉर, जंग चलनी चाहिए। ऐलान हो गया ना, इसके बाद क्यूबा जाऊंगा, वेनेजुएला को ठोका, यहाँ आ गया, अब क्यूबा जाऊंगा। क्यूबा के मालूम नहीं कहा जाएगा, वो भी चल के देख ले, नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती कर लेगा। आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू। लेकिन ये सही है कि उसको वॉर इकोनॉमी चाहिए अमेरिका, उसको फर्क नहीं पड़ता। हर प्रतिदिन तो एक लड़ाकू विमान बना सकता है, एकमात्र देश है। फाइनली जो वो रीअश्योरेंस दे रहे हैं गल्फ कंट्रीज को सर, मेरा अपना मानना है, मान लीजिए नहीं देता है तो जीसीसी के देश किसके पास जाएंगे? चीन के पास जाएंगे क्या हमको ईरान से बचा, या रूस के पास जाएंगे? और है क्या ऑप्शन? क्या है ऑप्शन? इज द यूनाइटेड स्टेट्स। वो ट्रम्प भी जानता है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मैं रहा हूं उस एरिया में काबिल, वो लड़ने के काबिल नहीं है। और अगर उसने अब हमला किया तो कई जीसीसी के देश मिलकर हमला करेंगे, दे विल जॉइन अमेरिका। चलो हम भी ठोकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी अश्योर करता हूं सर, वाकई हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, लेकिन अमेरिका उसके बावजूद इनसिक्योर रहेगा, ये भी एक गारंटी है। उसको ये मालूम है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन अमेरिका हमेशा, या फिर वो दिखाएगा कि वो इनसिक्योर है और वो अपने काम करता रहेगा। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसने मरहम की दुकान खोली है उसको, वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि घाव खत्म ना होने पाए ताकि मरहम बिकता रहे। और देखिए, ट्रंप ने ईरान को फिर से दी धमकी। ट्रंप ने समझौते के लिए 2 विकल्प दिए, समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प भी है मेरे पास। और तेहरान की सड़क पर नजर आए पेजेश्कियान। तेहरान में पेजेश्कियान का यह दौरा औचक था, अचानक था। प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति। तेहरान की सड़क पर पेजेश्कियान नजर आए। हालांकि आपको याद होगा, पेजेश्कियान के साथ अराक्ची भी, अराक्ची के साथ लारीजानी भी, ये तमाम लोग थे, सड़कों पर देखे गए थे यूं ही। लेकिन फिर उसके बाद लारीजानी नहीं रहे। यहाँ पेजेश्कियान लोगों के बीच में है। जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किया जा रहा है, लोगों को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि मत आप किसी तरीके से विचलित होइए, हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं और किसी भी तरीके के संभावित खतरे के लिए जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। और इधर देखिए, नेतन्याहू को सैन्य कार्रवाई का मिला ग्रीन सिग्नल। व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने दी ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमले की मंजूरी। मतलब अब ये इजराइल को एक तरीके से ग्रीन दिखा दिया गया है, हरा सिग्नल दे दिया गया है कि आप अगर चाहें तो ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमला कर सकते हैं। और ये तो अगर वो ना भी देते तो इजराइल, मुझको लगता है, एक हद से ज्यादा परवाह करता नहीं। संजय जी, देखिए, मुझे लगता है ये अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि क्योंकि जो डोमेस्टिक सिस्टमिक प्रेशर है ना अमेरिका में, कि वहाँ चुनाव भी लड़ना है पार्टी को और हथियार भी बेचने हैं, तो उसमें उन्होंने काम कर दिया कि ये काम जो इजराइल पे, ईरान पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगा वो इजराइल करेगा। तो मुझे लगता है ये उसका पार्ट है, क्योंकि एक जो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है अमेरिका अपने आप को बैक सीट पे रखने के लिए, अब यहाँ भी तुमको हमले की आजादी है, वहां भी तुमको हमले की आजादी है, अब हम दूर से देखेंगे। उसका दूसरा आप उसको जब क्षेत्रीय पर्सपेक्टिव में देखते हो और जो क्षेत्रीय प्रेशर देखते हो, तो यूएई में सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि यूएई में उसका जो एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका का बढ़ता जा रहा था कि भाई आप आप अपने बेसिस को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, हमको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं बैकफुट पे अब काम करना पड़ रहा है, डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है, लेकिन इजराइल के माध्यम से अपना काम भी कराना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास में वो एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहे हैं कैसे भी, क्योंकि उनको वहां मैंने बात कहा ना, जो डोमेस्टिक तो ईरान ये इजराइल ये बात समझ रहा है सर कि अमेरिका शायद अब कुछ पल्ला झाड़ने के मूड में है। देखिए उन्होंने क्या किया है, ईरान से युद्ध को लेकर इजराइल ने सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इजराइल ने ईरान से फिर से जंग शुरू होने की आशंका भी जता दी है और ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के विकल्पों की ब्रीफिंग भी दे दी है। चैनल 12 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और अगली खबर क्या है, जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका। ईरान पर जर्मनी के रुख से नाराज हैं ट्रंप। मर्ज ने ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की थी। इटली स्पेन से भी सैनिक हटाने का विचार। अब इधर देखिए, जो यूरोप से मोह भंग हो रहा है, नेटो से मोह भंग हो रहा है, एक साथ असल में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीट हेग्सेथ ने 5000 सैनिक वापस बुलाने के विषय में कह दिया। ये क्यों किया जा रहा है अभी अचानक? क्या ये सैनिक भी वहां मिडिल ईस्ट भेज दिए जाएंगे? दिनेश, ये सारे सैनिक चाहिए होंगे। अगर वो मिडिल ईस्ट ये सैनिक नहीं जाते हैं तो कोई और जाएगा, तो कहीं और इनका डिप्लॉयमेंट होगा विद इन यूनाइटेड स्टेट्स और समवेयर एल्स, बिकॉज आपके नंबर्स तो उतरे ही हैं।
इट्स अ जीरो सम गेम, यू टू रीलोकेट देम। जैसे थार्ड को साउथ अफ्रीका से, साउथ से कोरिया से सर हटा जर्मनी का करके, जवाब भी आ गया। देखिए क्या कह रहे हैं, सेना बुलाए जाने पर जर्मनी का अमेरिका को जवाब, उम्मीद थी अमेरिका ऐसा ही करेगा, हमको पहले से मालूम था। जर्मनी ने कहा जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दोनों देशों के हित में है। जर्मनी ने यह बात कही, ऐसा नहीं कि हम पर कोई एहसान कर रहे थे। अगर यहां डिप्लॉयमेंट था आपका तो ये हमारे दोनों के हित में था। जर्मनी अपनी सेना का विस्तार करने पर तेजी से काम कर रहा है। जर्मनी ने यह भी कह दिया कि हम अपनी सेना का विस्तार तेजी से कर रहे हैं। यहां पर अगर आपका डिप्लॉयमेंट था तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट में था। और ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ाया। ईयू देशों की कार और ट्रक पर टैरिफ 25% किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। यदि अमेरिकी कारखानों में कारें और ट्रक बनाए जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब देखिए एक तरफ उधर 5000 सैनिकों को हटाया जाना जर्मनी से, दूसरी तरफ अब यूरोप में बने जो व्हीकल्स हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाना। छूट चाहिए तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जर्मनी और ईयू से ट्रंप नाराज हैं क्या, ये सवाल। खबर यह है कि जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाए जाएंगे। यूएस 6 से 12 महीने में सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा। जर्मनी में फिलहाल 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कारण यह है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान से ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। मर्ज ने कहा, ईरान जंग ट्रंप के पास अच्छी प्लानिंग के तहत किया गया काम नहीं था। अमेरिका को पता नहीं जंग से कैसे निकले और वो अब कंफ्यूज्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा, ये बात भी उन्होंने कही थी। यूरोप पर टैरिफ बॉम्ब भी उन्होंने फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाया, कार और ट्रक पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका आने वाली कारों पर यह टैरिफ बढ़ाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में कार ट्रक बनाओ तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। अब ये यूरोप को लेकर, नेटो को लेकर नाराजगी के बीच ये लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है आगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है एम्बेसडर वोहरा? अगले 15 सेकंड में हमको वाइंड अप करना है। जंग चलेगी अभी से, 15 सेकंड में खत्म नहीं होगी, काफी टाइम लगेगा। जो कुछ ये कर रहा है इसका फोकस, यूनिफोकल एजेंडा इस समय ईरान है सर। जर्मनी वगैरह कुछ साइड शो है, मेन चीज ईरान। ये मारेगा सर इजराइल और ये मिलकर ठोकेंगे, नहीं दुनिया कहेगी क्या कर रहा था टाइगर वहां पर। दैट्स बेसिकली। तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं आशीष? कंक्लूडिंग, क्या ये जंग भी आपको 1-2-3 दिन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भड़कती हुई दिखाई दे रही है? और क्या ये इतने सारे फ्रंट ट्रंप एक साल जो खोल रहे हैं, क्या महंगा पड़ेगा उनको? नहीं, ये एक मेथड है मैडनेस में। इतने सारे फ्रंट्स वो हमें क्योटिक लग रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कहां से उठा के क्या करना है। रीओरिएंटेशन, रीडिप्लॉयमेंट और रीपोजिशनिंग। तो ये वीकेंड आपको खतरनाक लग रहा है क्या, बहुत जल्दी से? नहीं देखिए, ऐसा है बिल्कुल, दो सेकंड में कहूंगा, ये 5000 सैनिक का हटाना कोई खास बात नहीं है। अगर असेट्स नहीं हटाएं